नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को देखा और जानकारी भी ली। पीएम ने संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। उन्होंने कहा, ये एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि पिपरहवा के ये अवशेष 100 साल से ज्यादा समय बाद भारत वापस लाए गए हैं। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलने पर सीएम साय ने खेल मंत्री का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का बात है। यह अवसर राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का उद्घाटन समारोह 14 फरवरी 2026 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री मंडाविया को उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। बस्तर की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला बस्तर पनडुब्बी 2026 इस वर्ष भी पिछले साल की तरह और अधिक भव्य और आकर्षक रूप से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरे बस्तर की समृद्धि के लिए बस्तर पनडुब्बी का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 12 विद्याओं के साथ इसका आयोजन होगा, जिसमें अनेक देशों के राजनयिकों को बुलाया जाएगा। देश भर के सभी राज्यों से आदिवासी समाज के कलाकार यहां पहुंचेंगे। जी, जिस तरीके से माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम किया जाता है, जिस तरीके से बच्चों की खुशी के लिए छेरछेरा पंडुम वहां किया जाता है, जिस तरीके से फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जब पशुधन सहयोग करते हैं तो उनके श्रृंगार के लिए अमुस पंडुम किया जाता है, जिस तरीके से बीज की वृद्धि हो इसके लिए बिज्जा पंडुम किया जाता है, ऐसे ही समूचे बस्तर की समृद्धि के लिए बस्तर पंडुम का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। इस बार 12 विधाओं के साथ किया जा रहा है। इस बार अनेक देशों के राजनयिकों को भी उसमें बुलाया जाएगा। देश भर के सभी राज्यों से आदिवासी समाज के कलाकारों को बुलाया जाएगा। बड़े ही विस्तृत रूप में, बड़े ही बृहद रूप में बस्तर पंडुम का आयोजन इस बार होने वाला है। केंद्रीय नेताओं में कोई बड़े गृहमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वो राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह करेंगे उनको आने के लिए, और समापन में पीएम नरेंद्र मोदी ने राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न उनके उस जीवंत दर्शन और परंपरा का प्रतीक है जो करुणा, विवेक और संतुलन को भारतीय चेतना में स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध का दर्शन भारत की अनूठी आत्मा और सांस्कृतिक विरासत का दर्शन भी है। भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, ये केवल
स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने पाथेकर संस्थान में आयोजित पूज्य रज्जू भैया स्मृति व्याख्यानमाला में स्व का बोध और विकास की अवधारणा विषय पर संबोधित किया। डॉक्टर गोपाल ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत प्राचीन काल से ही वैभव संपन्न रहा है, लेकिन उस वैभव का आधार केवल धन नहीं था। शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों ने भारत को समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि भारत हमेशा से गरीब रहा है। वास्तविकता ये है कि भारत ने लंबे समय तक वैश्विक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने वर्तमान विकास मॉडल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गरीबी आज भी देश के लिए एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बनी हुई है। आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज का बड़ा वर्ग सीमित आय और संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है। विकास का लाभ कुछ गिने चुने शहरों और क्षेत्रों तक सीमित होना गंभीर असंतुलन की ओर संकेत करता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहे आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आज जेल से बाहर आएंगे। उन्हें हाईकोर्ट से ईडी और ईडब्ल्यूयू दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई थी। अब रायपुर जिला कोर्ट में उनकी रिहाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दरअसल चैतन्य बघेल पिछले करीब 170 दिनों से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया था। अब जब वे जमानत पर रिहा होने वाले हैं, उनकी रिहाई को लेकर जेल के बाहर कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने, पठन पाठन की आदत को मजबूत करने और भाषा कौशल में सुधार के उद्देश्य से सभी सरकारी विद्यालयों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए दैनिक अखबार पढ़ना जरूरी है। इस पहल के तहत विद्यालयों की प्रार्थना सभा में रोज 10 मिनट प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल कूद समाचारों के प्रमुख संपादकीय और प्रमुख समाचार घटनाक्रम का वाचन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किष्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग भी की जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। अभियान के प्रभाव से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है। वहीं कई नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया है। सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई और रणनीतिक प्रयासों के चलते राजनांदगांव जिला अब नक्सल मुक्त हो गया है। इस संबंध में जिले की महिला पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों, सतत गश्त और नक्सल विरोधी अभियानों के कारण जिले में नक्सली गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में किए गए जा रहे प्रयासों के तहत राजनांदगांव जिले का नक्सल मुक्त होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सभी के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जिला रेंज जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है और राजनांदगांव भी नक्सल मुक्त हो गया है। तो एक सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2025 की रहेगी राजनांदगांव के लिए। सारंगढ़ जिले के धान खरीदी केंद्र लेंद्रा में पत्रकारों पर हुए कथित जानलेवा हमले और लूटपाट की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। किसानों की शिकायत पर खरीदी केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पड़ताल करने पहुंचे 2 पत्रकारों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। पीड़ित पत्रकारों के मुताबिक जांच के दौरान उनके साथ न सिर्फ हाथापाई की गई बल्कि मोबाइल फोन, पहचान पत्र और पर्स भी छीन लिए गए। इसके साथ ही आरोप है कि घटना से जुड़े साक्ष्य मिटाने के लिए खरीदी केंद्र की लाइट और सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं। इस घटना के बाद जिले में दहशत और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। पत्रकार संगठनों और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
भोपाल के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में शामिल चौक बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिन दहाड़े चोरी का मामला पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। चोरी को 10 दिन बीत चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है। आरोपी महिला की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि कोतवाली पुलिस चोर पकड़ने के बजाय मामले को दबाने और समझौते की कोशिश में जुटी हुई है। दुकानदार का यह भी कहना है कि थाने के चक्कर काटते काटते 10 दिन निकल गए, लेकिन हर बार जांच का हवाला देकर उसे लौटा दिया गया है। राजस्थान में जहां कोहरा और ठंड बढ़ रहा है और लोगों की कपकपी छूट रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। कई शहरों में AQI का लेवल 200 के पार जा चुका है। पिछले कई दिनों से AQI में सुधार हो रहा था, अब कोहरे और धुंध के चलते प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में अचानक से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कोहरे और प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से ये अपील की है कि लोग सफर करने वाले लोग वाहन की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही रखें। सुबह टहलने से बचें। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क और कपड़ा लगाकर ही घर से बाहर निकलें। राजस्थान पुलिस की नई रिपोर्ट में कोटा ग्रामीण पुलिस ने बाजी मारी है। साल 2025 में जितनी भी ऑनलाइन शिकायतें मिली हैं, उनमें से लगभग सभी का निपटारा कर कोटा ग्रामीण पुलिस प्रदेश में पहले नंबर पर रही है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि पिछले 1 साल में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अपराधों में 15.81% की कमी आई है। इसका मतलब है कि जिले में अपराध के मामले पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो चुके हैं। रायपुर पुलिस और नगर निगम टीम प्रहरी ने संयुक्त रूप से रिंग रोड नंबर 1 पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की है। टाटी बंद चौक से पचपेड़ी नाका चौक तक सर्विस रोड पर अवैध रूप से पार्किंग की गई। 89 वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नो पार्किंग की धाराओं के चलते चालानी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सर्विस रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें और यातायात नियमों का पालन करें। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।